नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे 25 साल पूरे स्थायी राजधानी बिन अधूरे। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में जश्न मना रही है, तो वहीं इन 25 सालों के आत्मचिंतन के लिए 3 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के विधायक अपने अपने विचार रख रहे हैं और इन 25 सालों में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, इस पर भी सभी विधायकों ने अपनी बात रखी। सत्र के दौरान कई विधायकों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर भी जोर रखा, जिसको लेकर 3 दिन चले विधानसभा सत्र में एक बार फिर राजधानी के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, जब राज्य अपने 25 साल पूरे होने पर जश्न धूमधाम से मना रहा है, लेकिन इन सालों में अभी तक प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जो आज भी पहाड़ का दर्द बनी हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश में राजधानी न होने को लेकर सदन में जमकर विरोध किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने साफ कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला पूर्व सरकारों के घोषणा पत्र और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल की भावनाओं का केंद्र है और इसे पूर्ण राजधानी बताए जाने का संकल्प सभी दलों और जनता का है। यह भी साफ है कि गैरसैंण को लेकर सरकार का रुख अडिग है। इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना राज्य की जनभावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि गैरसैंण ही पूर्ण राजधानी बने। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विधायकों ने सरकार को चेताया कि आज 25 सालों के सफर पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु स्थायी राजधानी का है। सदन में एक आवाज उठी कि वो स्थायी राजधानी के मुद्दे पर एक हों और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर लामबंद हो। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें स्थायी राजधानी कहां बनानी है। अगर देहरादून में बनानी है तो तय किया जाए, और यदि गैरसैंण में बनानी है तो वो भी तय किया जाए। 25 सालों में उत्तराखंड राज्य को अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिली, इससे बड़ा फेलियर कुछ नहीं हो सकता। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको हम सुनाते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। अभी बाहर बैठे हुए हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है। जब हमारे नेताओं ने पलायन करने की तय कर ली है कि हम लोग सब नीचे आएंगे, तो फिर कहां से डेवलपमेंट होगा, क्या होगा। और जब हम बात करते हैं कि साहब जो पलायन हो रहा है, सारे लोगों ने देहरादून में मकान बना लिए हैं, चाहे मुख्यमंत्री पूर्व हों या जो होने वाले भी मकान बना रहे हैं। अपना इस समय भी जो मुख्यमंत्री पद से हटता है वो अपने यहाँ पर पहले कोठी तैयार कर लेता है, जो मंत्री रहता है वो अपना एक मकान तैयार कर लेता है, जो विधायक रहता है वो एक अपना मकान तैयार कर लेता है। चंद्रनगर गैरसैंण तो यूकेडी द्वारा घोषित की गई राजधानी है, जिसका शिलान्यास 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने कर दिया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें आज भी इस उत्तराखंड की मूल अवधारणा से नहीं जुड़ पाई हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राज्य की स्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है, पहाड़ खाली होते चले जा रहे हैं। अभी जो कल के विधानसभा सत्र में हमने सुना कि कुछ लोगों ने, खासतौर पर माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने देहरादून को ही राजधानी घोषित किए जाने की बात रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रजत जयंती वर्ष में 3 दिन का सत्र यहाँ पर आहूत हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस तरह की बातें, जो बात आप बोल रहे हैं कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था, और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे 2027 में,
तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। जब आप सत्ता में थे तो आपने गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बनाई? और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो किया है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब सरकार में थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी को घोषित किया और वो राजधानी वहां पर चल रही है। और जिस तरह से तिलकराज बेहड़ ने अंदर की बात कही है, तो कांग्रेस मुझे लगता है कि विभाजित है, एक मत नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से। और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ में हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र सिंह जी के साथ में हम शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वो जुड़े नहीं हैं। बाकी और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, वाकई ये शर्म की बात है कि 25 सालों में एक तरफ रजत जयंती उत्सव है, लेकिन दूसरी ओर अब तक स्थायी राजधानी का अता पता नहीं है। किसी भी प्रदेश के लिए ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मौका सबको मिला था, उसमें आप भी शामिल हैं। क्यों आखिर एक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया कोई भी चिंतन मंथन, और आज भी उसी जगह पर प्रदेश खड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से जब एनडी तिवारी जी की पहली सरकार थी तब सदन के सभी सदस्यों में गैरसैंण को लेकर कुछ कहते हैं कि एक आम सहमति नहीं थी। लेकिन जिस वक्त आम सहमति बनी उस वक्त सरकार बदली, गोवर्चंद खंडूरी जी उस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए और गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर एक सहमति बनी। लेकिन उसी वक्त एक काम और भी हुआ कि रायपुर में भी राजधानी बनाने का काम तत्कालीन सरकार ने उसके लिए प्रक्रिया को शुरू किया। कांग्रेस की सरकार जब आई तो कांग्रेस ने गैरसैंण में, जिसको शीतकालीन राजधानी का नाम दिया जा रहा था, गैरसैंण में जो वो भवन है जिसमें हमें आज का समय का जो विधान भवन है उसको निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और निर्माण का जो स्ट्रक्चर था पूरा तैयार हो गया था। और शीतकालीन राजधानी का पहला सत्र जो कि हम भवन में नहीं कर पा रहे थे तो भवन के बाहर सांकेतिक रूप से हम लोगों ने किया था। जब आपका विधान भवन तैयार हो गया है, गैरसैंण को शीतकालीन राजधानी घोषित हो गया है, तो आप अब केवल प्रक्रिया की रह गई थी कि गैरसैंण को आप मुख्य राजधानी घोषित करते और देहरादून को शीतकालीन राजधानी घोषित करते और अपना काम चल सकता था। उसमें आपको जो सर्दियों के समय में जो कठिनाई होती है पहाड़ के गैरसैंण में जाने में, तो वो काम आप देहरादून से कर सकते हैं और बहुत सारे काम आप फिर गैरसैंण में, क्योंकि जिस कार्य के लिए गैरसैंण को राजधानी बनाया, जिस काम के लिए उत्तराखंड राज्य को बनाया गया है, वो काम आप गैरसैंण में कर सकते हैं। ये काम बिल्कुल निश्चित रूप से अब सरकार के पास गैरसैंण के भवन की फिनिशिंग टच भी हो चुका है, अंदर बैठने की व्यवस्था भी हो गई। तो घोषित किसको करना था? भारतीय जनता पार्टी को। मुझे तो अच्छा लगता कि 25 साल पूरे होने के बाद अगर हम आज गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की स्थिति में हैं तो कर सकते हैं और आज भी की जा सकती है। अभी यदि हम अभी 1 घंटे में जारी कर दें तो गैरसैंण राजधानी घोषित हो सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की मानसिकता कुछ और है, बाहर के लोग कुछ और है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चला रहे हैं उन्हें गैरसैंण जाने में दिक्कत है और उन्हें गैरसैंण में पहाड़ के बैठकर पहाड़ के लोगों की समस्याओं को सुनने में समस्या है। वो उत्तराखंड को केवल एक शोषण का अड्डा बनाना चाहते हैं, जिससे अधिक से अधिक वसूली कैसे की जा सके, उत्तराखंड में क्या चीजें जो खरीदी बेची जा सके, उस पर इंटरेस्ट है। क्योंकि इन्होंने व्यापारियों और कारोबारियों को उत्तराखंड में जिस तरीके से घुसाने का काम किया अपने समर्थक उद्योगपतियों को लेकर, तो आज हम इस स्थिति में हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि इन्होंने अपना काम करने के बजाय उत्तराखंड की जनता के बीच में आग लगाने की कोशिश की है। प्रेमचंद अग्रवाल के समय में भी कोशिश की और आज भी कोशिश कर रहे हैं। ये पहले हिंदू मुस्लिम भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री जो है जेसीबी पे चढ़ के, और आपने देखा होगा बहुत सारी रीलें बनाई कि हम बाजारों को तोड़ने जा रहे हैं, हम अवैध बाजारों को जा रहे हैं। और जब वो अवैध का और वैध का जब फार्मूला आया कि नहीं, इसमें आपको जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वन विभाग की जमीन पर या इरिगेशन की जमीन पर है हटाना पड़ेगा। और उसकी जद में जब मंदिर आने शुरू हुए तब मुख्यमंत्री जी ने अभियान खत्म कर दिया। क्योंकि ये लोग नफरत पर ही जिंदा है, तो इसलिए आज भी इन्होंने नफरत का ही सहारा लिया।
अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। मैं एक शब्द में अपनी बात कह के खत्म करूंगा। आज उत्तराखंड की सरकार जनता के आकांक्षा पर खरी नहीं उतरी। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर इन्होंने बनाई, और 2 बार सरकार बनाने के बावजूद भी आज अगर फेल है तो ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जो पहाड़ और मैदानवाद की बात शुरू की। अगर आज बीजेपी अपने विनोद चमोली को और किशोर उपाध्याय को सस्पेंड नहीं करती तो यानी इसका मतलब वो इस तरह की सोच का पक्षधर है, और वो चाहते हैं आग लगी रहे और पूरे प्रदेश में जो है इनके निकम्मेपन पर और इनके एजेंडे पर, इनके काम पर सवाल खड़े ना हो। सत्र चाहे गैरसैंण में चले या देहरादून में चले, ना तो ये विपक्ष के विधायकों के जवाब दे रहे हैं, ना बोलने का अवसर दे रहे हैं, और पूरे सत्र में बार बार जिस तरीके से विपक्ष को भी और जनता के सवालों को नजरअंदाज भी किया गया और सदन को और उसकी कार्रवाई को कलंकित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए 100% जिम्मेदार है। आज उत्तराखंड जिस दोराहे पर खड़ा है, आज हम एक तरफ तो सोचते हैं कि हम आगे के उत्तराखंड को कैसे बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये उत्तराखंड में आग ठीक है, लेकिन आपने सारे कारण इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये सारे गिना दिए। आपको ये भी बताना चाहिए था कि भाई किन कारणों की वजह से हमारे कार्यकाल में चीजें बाधित होती रही। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 1-2 साल का मौका मिला। नहीं, दूसरों की कमियां गिनाने से पहले अपने कार्यकाल को आपको पूरा समझ, मैंने ध्यान से ही सुना आपको। हमारे कार्यकाल में गैरसैंण का पूरा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग खड़ी हो गई, अंदर फिनिशिंग नहीं थी, तो हमने बाहर टेंट में भी सदन चलाया। चलिए ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब फिनिशिंग हो गई है तो उसे घोषित कर देना। ठीक है, चलिए। यूकेडी से हमारे साथ में केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सरकारों की ओर से लचर रवैया ही देखने को मिला है। उनका कहना है कि उन्होंने आधी बिल्डिंग बना दी, उसके बाद घोषणा नहीं हो पाई औपचारिक रूप से, और वो आज तक नहीं हो पाई है। देखिए गर्मा जी, सबसे तो पहले मैं जब राजधानी की बात होती है तो एक बार मैं अपने जो हमारे राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं। इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्होंने अपनी अवधारणा से उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य देखा था, उनको भी नमन करता हूं। और सबसे पहले तो ये आता हूं कि जो राज्य विरोधी आज ये कह रहे हैं कि हमने राज्य बनाया है, हमने वहां से दिल्ली से सैंक्शन कराया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ गर्मा जी कि 29 हमारे जो बिंदु थे, जो 29 बिंदुओं को क्यों इन्होंने खत्म किया और क्यों उत्तरांचल बनाया, और बाद में क्या किसका दबाव पड़ा कि फिर इनको जबरदस्ती उत्तराखंड बनाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो अवधारणाएं थी वो भी आज हमको राज्य नहीं मिला। और अगर आप सही माने में माने, इंसान के हिसाब से माने, तो जो एक युवा की लाइफ होती 20 साल तक की होती है, 25 तो 5 साल ऐसे गिनती कर रहे हैं, और आज 25 साल होने के बावजूद भी सिर्फ हम रजत जयंती मनाकर, पटाखे फोड़कर या लाइट जला करके ये खुशियां मना दे कि हमको राज्य मिल गया और हम राज्य का विकास कर रहे हैं, तो ये ढकोसला है। मैं तो आज की डेट में ये मानता हूं कि अगर आत्मचिंतन मंथन अगर हो रहा था राजधानी पर, और राजधानी में बहुत सारे विधायकों ने बोल भी दिया गैरसैंण होनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको फिर 2027 की राजनीति को देखकर अपने पकोड़े तलने की बात आ रही है कि चलो हम भी बोल देते हैं, हो सकता है कोई हम पर दया भाव दिखा दो। लेकिन किया क्यों नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर राजधानी गैरसैंण हमारा राज्य बनने के बाद ही एजेंडा था तो इसको पूरा क्यों नहीं किया? इसको करने में 25 साल क्यों लगे? अब दूसरी बात, ये 2 अवधारणाएं अलग अलग हैं। ये उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो बहुत सारे साधकों के बाद मिला है, और उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है 25 साल के बाद भी जिसको राजधानी नहीं मिली। तो ये कैसा संयोग है? मतलब चाहते क्या है कि अभी एक बार फिर ऐसी साधतें हो, फिर ऐसा ही आंदोलन हो, तो ये बहुत गलत है। ये दोनों सरकारों का फेलर है। मैं किसी इसमें, लेकिन बीजेपी का ज्यादा इसलिए है कि जब चुनाव आते हैं तो ये तब लोगों के कोनी में गुड़ लगाने का काम करते हैं। अब मैं तो देखता हूं कि हमको मिला क्या है। इसमें आत्मचिंतन मंथन करते हैं, इन 25 सालों में हमको क्या मिला है? सबसे पहले तो बेरोजगारी चरम सीमा पर, तो अगर हम इतना सभी प्रदेश में और राज्यों की तुलना करें तो हम नंबर 1 पे हैं। 9 पर्वतीय राज्यों में हम लोग नंबर 1, मतलब नंबर 1 की होड़ है। माननीय धामी जी की होड़ नंबर 1 में है, और वो नंबर 1 में जो कर रहे हैं, मैं उनकी उपलब्धि बता रहा हूं कि उनकी उपलब्धि क्या क्या है। उसके बाद उनका जो खनन माफियों का जो खनन अपराध हो रहे हैं और उससे जो जगह जगह आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, वो हम उसके नंबर 1 पे हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी चरमरा गई हैं कि उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार को उनको रोकना पड़ रहा है। भाई यहाँ मत आइए, यहाँ हमारे माननीय आए हुए, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ रजत जयंती मनाई जा रही है। ये भी हम लोग, इस पे भी हम नंबर 1 में हैं। लचर कानून व्यवस्था है, कानून खुले आम लोगों को मार पीट देते हैं, धड़ल्ले से काम होता है, और सरकार बोलती है हम बहुत गंभीर है। कितना गंभीर है ये पता नहीं, इसमें भी हम नंबर 1 में हैं। उसके बाद सरकार का जो 0 टॉलरेंस था,
वो जीरो आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया। उस जीरो में भी हम 0 करके नंबर 1 पे हैं। उसके बाद हम क्या पाते हैं इनसे कि आज हमने एक बरसात का ऐप मिलता है हमको, जिससे कहीं पर भी बरसात की जा सकती है और उसको रोका जा सकता है। उसके बाद हमको ऑल वेदर रोड मिलती है जो किसी भी वेदर में जाने के लायक नहीं होती है। उसके बाद हमको संख्या बल में यात्री मिलते हैं, उनकी व्यवस्था है या नहीं है, उनकी यहाँ पर उनके आने से कानून व्यवस्थाएं कैसे बन रही हैं, कहाँ क्या हो रहे हैं। लोग खुलेआम तलवारें लेकर, खुलेआम से डंडा लेकर के उत्तराखंडियों को पीट जाए। हमारी व्यवस्था बहुत नंबर 1 पे। हमें यात्री गिनते हैं, पर्यटन नहीं, तीर्थाटन नहीं, बल्कि यात्री संख्या। चाहे वो 2 साल का बच्चा है और चाहे 80 साल का बूढ़ा है, कहीं पर भी पड़े, लेकिन हमारी संख्या बढ़ गई, हम नंबर 1 पे हैं। आपदा के पीड़ितों को सिर्फ सांत्वनाएं दे रहे हैं, उनकी कोहनी में भी गुड़ लगाया गया है, चाटते रहो बाबू, और वो उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं। तो इतना सब चीज हमने इस उत्तराखंड में पा लिया है। और अब मेन मुद्दा आता है कि 25 साल है, रजत जयंती है, खुशियां हैं, और अब फिर से गैरसैंण पर एक बार चर्चा करते हैं और चर्चा करके इस मामले को दबा देते हैं। और 2027 में देखेंगे फिर से सभी पार्टियों का है कि हम सत्ता में आए तो गैरसैंण राजधानी होती है। गरिमा जी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से और अपनी व्यक्तिगत तरीके से मैं बता रहा हूं कि हमारी राजधानी गैरसैंण थी आंदोलन से पहले भी, राज्य बनने से पहले भी, आज भी है और रहेगी। और जहां तक सवाल है कि कांग्रेस ने बिल्डिंग बना कर दिया, आगे बीजेपी ने उसको बढ़िया करके दिया, तो उसमें उन्होंने 30 से लेकर 30-60% कमीशन भी लिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भ्रष्टाचार में आपने अपनी चरम सीमा पर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आपके इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि आप गैरसैंण को राजधानी बना दो। और अब जब सदन चल रहा है उसमें भी देखो तो कई बोल रहे हैं कि देहरादून ही ठीक है, कोई बोल रहे हैं कि चलो गैरसैंण ही ठीक है। और शुक्र करो कि किसी ने ये नहीं बोला कि रायपुर में जो हमने जमीन रोक दी थी वो भी ठीक है। तो गरिमा जी, ये एक बगलाना है, जनता को आंखों में धूल झोंकना है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं अभी आपको ये आश्वासन फिर से देता हूं कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती तो पहला सत्र, पहला दिन उत्तराखंड क्रांति दल का जो चलेगा वो सरकार का पहला गैरसैंण में ही होगा और हमारी राजधानी तो गैरसैंण ही है। गरिमा जी, ठीक है। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता एसोसिएशन की ओर से पीछे थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं। थपलियाल साहब, शुरुआत से अब तक 25 साल हो गए, कई सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, कई सारी चीज़ों को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हमने फला चीज़ें करके प्रदेश को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर उन पर ही काम ना हो तो फिर कैसे सेलिब्रेशन को जायज़ माना जाए, कैसे इस रजत जयंती के मौके को जायज़ माना जाए। अब तक एक प्रदेश के पास अस्थायी राजधानी तक नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। औपचारिक ऐलान से बच क्यों रही है कोई भी पार्टी, क्या वजह है? वर्तमान की ही बात कर लें या पहले की भी बात कर लें, क्यों आखिर औपचारिक ऐलान गैरसैंण को लेकर नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? देखो, इसके लिए हम सब दोषी है। जो कोई भी उत्तराखंड की इस भूगोल में राजनीति कर रहा है या आंदोलन, हम सब दोषी हैं। और इसमें मैं एक सबसे पहला जो जहां से जनरेट हुआ है, जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना तो वो जैसे रजिस्ट्री बनती है, जब हम यूपी से अलग हुए तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना और उसमें नेशनल फ्रंट के समय में जो बना उसमें गैरसैंण राजधानी थी। और जो पर्वतीय अवधारणा थी इस आंदोलन के पीछे, उसके अनुरूप यहाँ पे जो कुंभ क्षेत्र तक था, अब पर्वतीय क्षेत्र की मूल धारणा उसमें जिंदा थी। लेकिन ये अभागा उत्तराखंड है, इसमें 2000 में अटल जी की सरकार आई। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद 2000 बनाया और उसमें इन्होंने राजधानी मिस कर दी। कितना बड़ा अपराध! ये हमारे साथ 2 अन्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनको राजधानी दे दी। लेकिन उत्तराखंड को जो आंख मीच कर इस पार्टी का अनुयायी बनता है, इस पे विश्वास करता है, उन्होंने उसमें राजधानी मिस कर दी और बिना राजधानी का राज्य हमें दे दिया। और ये बहुत बड़ा संवैधानिक अपराध है। और जब इन्होंने अपनी गलती समझी तो एक डीओ लेटर के माध्यम से, बाद में एक डीओ लेटर लिखा गया और उसमें कहा कि तुम जब तक राजधानी तय करते हो तो तुम देहरादून से काम चलाओ। अब सवाल है कि उसके बाद 2 साल असंवैधानिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही।
उसमें पहली नित्यानंद स्वामी जी 1 साल रहे और कोश्यारी जी दूसरे साल, यानी पहले 2 साल में इस भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड के सिर पे डाल दिए। अब जो प्रथम चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें हमारे नरेंद्र तिवारी जी एक अनुभवी नेता हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसको विवादित आयोग बना दिया, दीक्षित आयोग बना दिया। देखिए, क्योंकि वो अनुभवी थे, अनुभव के मुताबिक उन्होंने बोला इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, तो पीछा छुड़ाने का, बिकॉज वो भी साथ नहीं जुटा पाए ये कहने का कि साहब अब हम राजधानी वहां बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको आयोग बना दिया, दीक्षित आयोग। और दीक्षित आयोग यानी आयोग तब बनता है जब कोई चीज विवादित होती है, उस विवाद को खत्म करने के लिए, यानी कांग्रेस ने इसको विवादित बना दिया। फिर चलते 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 आपने देखा कि क्लेम करते हैं कि हरीश रावत जी ने वहां पे बिल्डिंग बना दी, वो भी जो वहां तत्कालीन स्पीकर थे उनके कारण उनका बहुत बड़ा दबाव था, वो बहुत इच्छुक थे कि गैरसैंण में राजधानी बनाए, तो उनके मुताबिक हरीश रावत बेंट ऑफ परमिट हुए और वहां पे उन्होंने, लेकिन हरीश रावत जी ने फिर एक गलती कर दी। गलती ये की कि बनना ये गैरसैंण में था, उन्होंने भराड़ीसैंण में बना दिया। अब भराड़ीसैंण ऊंची जगह है, उसमें पानी की भी बहुत समस्या है, वो पशु के लिए बनाया गया स्थान था, पशु विभाग में था, और उससे इन्होंने वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। और वहां पे स्थिति ये है कि जब थोड़ा सा भी ठंड होती है तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं, जब कभी ये भराड़ीसैंण में अपनी वो करते हैं। अब ये सब छोड़ दो, लेकिन जो रजत जयंती का ये आया, और यहां पे जो रजत जयंती के सत्र ने जिस तरह से एक मंथन किया, वो मंथन वास्तव में सभी को आईना दिखा गया। आईना दिखाया तब जब तिलक, जो हमारे जो बेहड़ है, तिलकराज बेहड़, जब उन्होंने कहा कि जब इतने 25 सालों में एक बहुत बड़ा सेटअप यहां देहरादून में बन गया, तो तब तुम बोल रहे हो कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ। अब इसमें क्योंकि जो ये डिस्कशन छिड़ा इस समय उधर क्या बोलते हैं विधानसभा में, ये पार्टी से हटकर भाजपा और कांग्रेस के नेता वो भाषा बोल रहे थे जो उत्तराखंड क्रांति दल बोलता है, और बाकी जो मैदानी मूल के उत्तराखंडी विधायक थे वो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो आईना, जैसे शहजाद ने जिस तरह से आईना दिखाया कि तुम पहाड़ की बात करते हो और यहां बैठे हो, उसी तरह से तिलकराज ने बोला कि तुम आंख बंद करके, सारे देहरादून में सारे दल रहते हैं, हम रहते हैं, एक्टिविस्ट रहते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने राजधानी बनते देखा, कभी इसका विरोध नहीं किया। आपने देखा होगा कि हमारे सामने विधानसभा बनी, मुख्यमंत्री आवास बना, गवर्नर हाउस बना, योजना भवन बना, तमाम जो तामझाम राजधानी के लिए होना चाहिए वो हमारी आंखों के सामने यहां बना। और हम फिर, इसका मतलब हम भी अपराधी हैं। जब हमने इसको नहीं रोका, हमें शुरू में रोकना चाहिए था कि भाई ये क्यों बना रहे हो तुम बिल्डिंगें, जब तुमने गैरसैंण को बनाना है, यहाँ की मूल अवधारणा गैरसैंण है, पर्वतीय राज्य की, हमने इसको नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत कारण रीजन है। क्योंकि हमारा कोई पूरे चुनाव, जब से पृथक राज्य आंदोलन हुआ और अब तक, हमने किसी को नेता ही नहीं माना। हमारा कोई ऐसा जनरल नहीं रहा जो ये कहता कि ये होना चाहिए तो सरकार काम जाती, जो जिस किसी की भी सरकार है, ये था ही नहीं हमारे पास। हम हूं करते रहे कोने कोने से, लेकिन हमारी एक सशक्त आवाज न होने के कारण हमारे सामने सब कुछ होता रहा। और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जब एम्स हॉस्पिटल भी हमने ऋषिकेश यानी देहरादून जिले में बनने दिया, वो बड़ी भूल हुई। अगर हमने उस समय भी जोर दिया होता कि भाई एम्स को गैरसैंण में बना लो, अगर गैरसैंण में हमने एम्स बना दिया होता और एक स्कूल विलियम या दून स्कूल की तर्ज का स्कूल, ठीक है, यानी पूरे क्षेत्र के विकास पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ा। ठीक है सर, लौटेंगे और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में
एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में वापस से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ में रामचंद्र जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रामचंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ निछावर कर दिया, लेकिन अब तक प्रदेश में जो मूल ज़रूरतें हैं उनमें से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। एक स्थायी राजधानी प्रदेश के पास में नहीं है। गैरसैंण को लेकर चर्चा लगातार होती रहती है, लेकिन कोई पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता। क्या यही वजह है कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी नहीं बनाई जा रही है? क्यों आखिर अब तक औपचारिक ऐलान करने में सरकार देर कर रही है? क्या वजह हो सकती है? ये प्रणाम। मैं पहले तो सबको प्रणाम करता हूं और रजत जयंती के 25वें वर्ष में तमाम उत्तराखंड वासियों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और शहीदों को नमन करता हूं। उन आंदोलनकारियों के बलिदान त्याग को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हम इस राज्य में बैठे और इस 25 साल के समीक्षा कर रहे हैं। बात रही राजधानी की, तो राजधानी के समय थपलियाल जी को पता ही है, 94 में जब हम सड़कों में निकलते थे तो नारा ही होता था, लखनऊ नहीं गैरसैंण चाहिए गैरसैंण। और जो पहले का होता कि चंद्रनगर गैरसैंण पहले ही घोषित हो गई थी कि जब हमारा राज्य बनेगा तो गढ़वाल कुमाऊं का जो सेंटर है गैरसैंण वो राजधानी होगी। वो बाद में जैसा कि अभी थपलियाल जी ने ज्यादा विस्तार से संशोधन बनाए, कैसे वहां से नोटिफिकेशन निकले, कैसे मामले को लटकाया गया, किसी ने कहा नैनीताल बना दो, किसी ने कहा तो बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि भाई अस्थायी राजधानी, तो शब्द ही दिया गया अस्थायी राजधानी। तो वो आज भी अस्थायी है। हम स्थायी राजधानी में नहीं है, आज हम अस्थायी राजधानी में। और इस पर लगातार डिबेट, चर्चाएं, वार्ताएं जब से हमने फिर जब लोगों ने देखा है ना, तो हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का निर्माण किया। तो उसकी प्रमुख मांग ये समय ये होती है मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों और गैरसैंण दोषियों को सजा और गैरसैंण राजधानी। हमने पता नहीं कितने धरने प्रदर्शन इसके लिए किए। वहां पर जो हिंदी भवन है उसके आगे तो थपलियाल जी थे हमारे, हम लोग का तंबू लगाया, 2 साल तक वहां पर धरना चलाया। ऐसा कोई ज्ञापन हमारा कोई चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्रियों से नहीं है कि हमने राजधानी के लिए लड़ाई न करी हो। मुझे आज याद है कि 13 में हम घेराव के बाद विजय भगवान जी ने 4th फ्लोर पे बुलाया, हमारी उनसे वार्ता चल रही थी। वो मुख्यमंत्री थे, जिंदर सिंह वर्मा जी थे हमारे साथ, सुशीला बलूनी जी थी और जुगरान जी थे, और तमाम हमारे आंदोलनकारी मंच का प्रतिनिधिमंडल। जब आंदोलनकारियों से मांग के बाद लास्ट में जब राजधानी का विषय आया तो भगवान जी एकदम भड़क गए। नहीं, राजधानी के बाद में राजधानी में नहीं बनते। मैंने क्यों नहीं बन सकती? क्या आपको पता नहीं है 50,000 करोड़ का खर्चा होता है? अभी हम यहाँ हमने कर दिया तो वहां कैसे करेंगे? 50,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो सब जो तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा भगवान जी हम ये थोड़ी कह रहे कि 50,000 करोड़ आज ही लगा दो, वहाँ एक दिन में तुम क्या राजधानी बना दोगे? वहाँ इसका प्लान बनाओ। अब तो यहाँ हो गया, आपका 5 साल का टारगेट रख लो। एक दिन विधान भवन, एक दिन कर्मचारियों के कमरे, एक दिन सचिवालय, 1 साल ये धीरे 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 अपना टारगेट कर लो कि हम 5 साल बाद शिफ्ट होंगे। एक दिन में अब हम भी कह रहे हैं कि आज भी तुम कहोगे चले जाओ, नहीं जा सकते। तो एक प्लान बना लो कि हर साल हम ये करेंगे। अब वहाँ पूरा ढांचा तैयार करके जिस दिन पूरा ढांचा हो जाएगा उस दिन घोषणा कर देना। नहीं ऐसा नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी सरकार आएगी, उनका कहने का मतलब था जिस दिन तुम आंदोलनकारियों की सरकार आएगी तुम घोषणा कर देना। मैंने कहा वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन आप क्या करोगे? आपको भी करना चाहिए। बात आई गई हो गई, लेकिन उस समय 9 नवंबर स्थापना दिवस आने वाला था। कुछ दिनों बाद में सुनता हूँ विजय बहुगुणा की घोषणा, विजय बहुगुणा करेंगे भूमि पूजन गैरसैंण में राजधानी के लिए। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। उस दिन तो नाराज हो रहे थे, आप कह रहे हैं मैं भूमि पूजन करूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात में घुस गई, क्योंकि हमने ताना मारा था बहुगुणा जी आपने जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं रहना और आपने कभी जिंदगी भर गैरसैंण नहीं रहना। आप आज हो जा रहा था 5 साल है लोग, 2 साल है लोग, जाता तो आने वाले नेताओं ने है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? और तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा इतिहास में अगर कर जाओगे तो वो उस समय तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। तो आज वो भूमि पूजन हुआ तो हरीश रावत जी ने वहाँ 250 करोड़ का पूरा ढांचा वो बना दिया। पहले उन्होंने टेंट में चलाया, फिर उन्होंने उसको ढांचे ही बना दिया। अब वो कर दिया। अब कभी ना कभी जाए, थोड़ा बहुत ही जाते हैं वो, 2 दिन के लिए जा रहे, जा तो रहे कम से कम, शुरुआत तो हुई। अब वो त्रिवेंद्र जी आया तो उन्होंने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। तो हालांकि हमारी मांग स्थायी राजधानी की है,
लेकिन वो अब कंटिन्यू, या तो वो पहले दिन जिस दिन हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे उसी दिन गैरसैंण घोषित हो जाते, सबको आदत पड़ जाती, ठंड खाने की, गर्मी खाने की, सबको हो जाती। अब तो सबको यहाँ देहरादून का लग गया चस्का, तो आपको न विधायक जाना चाहता है और जब जनता जाना चाहती है कि कौन जाएगा उतनी दूर। लेकिन वो धीरे धीरे अगर उसी समय पहले ही घोषित हो जाती तो सबको आदत पड़ जाती, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने फेस वाइज वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे किस दिन जैसा कहेंगे कोई क्षेत्र, जैसे वो खुद कह रहे थे किस दिन तुम्हारी सरकार आएगा, जिस दिन क्षेत्र में कोई क्षेत्र दल विस्तार का कोई आ गया, जैसे यूपी वाले कह रहे थे हम पहला सत्री वहां कर देंगे, तो होना ही है एक दिन। और पहले ये विधायक जब हम परिसीमन राजधानी में बोलते थे तो कोई विधायक हमारे साथ नहीं आते थे, ये कह रहे ना पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना, कि पार्टी हमारा टिकट न काट दे। लेकिन अब वो स्थिति देख रहे 25 साल का, तब इन्होंने हमारा साथ दिया नहीं। हम कहते थे परिसीमन क्षेत्र क्या करता, तो सीटें घटेंगी तो तुम्हारे टिकट कटेगी, कटोगे तो बटोगे, नारे तुम ही देते हो, तो वहां से तुम्हारी सीटें कम होंगी तो तुम मैदान में लड़ोगे, फिर यहाँ लड़ेंगे। अब शहजाद जी कह रहे कि तुम यहाँ भी आ गए, वो कह रहे पार्टी की सीट कम होगी, तो हम कहा जब सब सप्लाई नहीं हो गया, जब सारे उद्योग तुमने यहाँ लगा दिया, सेला टू रुड़की और देहरादून हज़ार, तो जनता नौकरी करने यही तो आएगी। और सारे तुमने मेडिकल कॉलेज, बीटेक कॉलेज के सारे कॉलेज यहाँ खोल दिया, तो हायर एजुकेशन का जमाना है, तो बच्चे कहाँ आएंगे, वो सब यहाँ आ रहे, फिर उनके माँ बाप भी प्लान कर रहे पीछे पीछे, फिर वो यहाँ से बेंगलोर अर्बनी का नौकरी करने चले जा रहे। तो ये अगर ये इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी तो बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, IIT, जैसा अभी सत्याल जी कह रहे थे एम्स, बड़े हॉस्पिटल ये तो खुल सकते हैं। इनके लिए तो कच्चा माल नहीं चाहिए, ना यातायात ऐसा चाहिए, तो वहीं के लोग वहीं नौकरी करते। वहां पर कई लोग रहते शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, तो वहां पर दूध बिकता, कमरे किराए पे छोड़ते, ये भी तो रोजगार के माध्यम बन सकते थे। लड़के एजुकेशन वहां पूरी करते, वहीं कुछ लोग पढ़ा लेते, नहीं आते नीचे। ये सब बिजनरी लीडर आएगा तो करेगा ये चीजें धीरे धीरे। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं आपके पास में। कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर काफी देरी से आप जुड़े, कई सारी प्रवक्ताओं की ओर से यही कहा गया कि देखिए लचर रवैया रहा है, औपचारिक ऐलान में देरी क्यों, क्या पहाड़ चढ़ने से नेताओं को आपत्ति है, यही वजह है कि गैरसैंण का रुख नहीं किया जा रहा। 25 सालों में आप एक उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो मुख्य ज़रूरतें हैं अगर वो ही नहीं है, एक प्रदेश के पास एक राजधानी नहीं है, अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनकी ओर से पूरे भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन औपचारिक ऐलान से वर्तमान की सरकार बच रही है। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमने तो तंबू लगाकर भी सत्र चला लिया था। हम राम खंडूरी जी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उनकी एक एक शब्द को। वो हो सकता है कि कह के भूल जाएं, लेकिन उन्होंने पूरे विस्तार से ये पूरी जो एक ना, क्योंकि उनका नाम भी राम है, तो राम कथा के तौर पर उन्होंने इसका पूरा एक सार निकाल के रख दिया कि ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है और हो क्या सकता है। वास्तव में जब कुछ लोग चाहें कि ये काम होना चाहिए और बहुमत में वो लोग खड़े हों जो उसकी तरफ सिर्फ औपचारिकतावश तो कह दें लेकिन मन से ना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर यही शायद उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी आज चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं वहां नहीं होनी चाहिए यहाँ, क्योंकि केंद्र ने तो राज्य दे दिया। राज्य देने के बाद ये राज्य के निवासियों, राज्य के नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राजधानी के तौर पर कहां बैठना चाहते हैं। दूसरी फिर ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है। जनता के काम राजधानी दूर या पास होने से नहीं इतना फर्क पड़ता। पहले भी तो इतने वर्षों तक हम लखनऊ की राजधानी के ऊपर डिपेंड रहे, अब तो अपना राज्य है, अपने लोग हैं, अपने मंत्री हैं, अपने विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हों। है तो उत्तराखंड से ना, उत्तराखंड से बाहर से आके तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा ना, अधिकारी हैं। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति है। जिस दिन सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग ये मन में ठान लेंगे कि नहीं, हम गैरसैंण में चल के बैठने के लिए तैयार हैं। आज मुख्यमंत्री जी के मन में बड़ी इच्छा है कि भाई गैरसैंण में राजधानी को लेकर निश्चित तौर पे कुछ हो जाना चाहिए और हम तैयार हैं, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री के चाहने से नहीं होगा। हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, बातें करें, वो चाहने से नहीं होगा। हम इसका आपको उदाहरण बताते हैं पूरे, हम इसे उदाहरण के साथ और फैक्ट प्रूफ और एविडेंस के बिना कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा रजत जयंती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड को देश का मस्तिष्क माना जाता है, हम देश का ताज हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सी यादें और उनका एक जुड़ाव लगाव प्रदेश के साथ है। राष्ट्रपति जी विशेष सत्र में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में देवभूमि में पधारी। सर ये सारी चीजें हमको पता है, ये सारी जपेंद्र जी ये सारी चीजें हमको पता है। गरिमा जी हम 2 मिनट लेंगे, नहीं तो सारी बात का सारी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चाहे आप हमें मत बुलवाइएगा, हम 2 मिनट हमें सुन लीजिए, फिर हम सबको ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अन्य राज्यों के भी रजत जयंती वर्ष मनाए गए हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए गए हैं। एक किसी भी राज्य का रजत जयंती वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस रजत जयंती वर्ष के माध्यम से उस राज्य के जनप्रतिनिधियों का विजन, एक्सपोजर और अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि के प्रति जो संपन्न निकल कर आना चाहिए। विवाद की राजनीति तो हम 25-24 साल पीछे भी करते रहे, अगले 24 साल भी करते रहते। माननीय राष्ट्रपति महोदय आई हैं, हमने क्या इंप्रेशंस दिए। ये जो 3 दिन का विशेष सत्र चला, इस 3 दिन के विशेष सत्र में जो हम अपने आप को देवभूमि के पुत्र कहते हैं, देवभूमि का नेतृत्व करने वाले कहते हैं, तो जनता हमसे क्या सीख रही है? हमने ऐसा कौन सा इंप्रेशन दे दिया सत्र के अंदर के हम सब लोग अपनी माटी, अपनी थाती को लेकर कितने समर्पित हैं? कभी जपेंद्र जी मेरा सवाल ही नहीं है आपसे, मेरा आपसे सवाल ही नहीं है, मेरा आपसे ये सवाल ही नहीं है। विकास की और जनता को एक करने की बात अगर हमारे नेता, वो उसमें हम मानते हैं, उसमें सभी दोषी हैं, हमारे भी दोषी हैं, कांग्रेस के भी दोषी हैं और बाकी भी दोषी हैं, सभी, क्योंकि हैं तो सभी उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले। अब 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। जपेंद्र जी सुनिए जपेंद्र जी, हम ये बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपना क्या परिचय दे रहे हैं, कितनी आप परिपक्वता दिखा रहे हैं, कितना आप संपन्न अपने प्रदेशवासियों के प्रति। जब प्रदेशवासियों के प्रति ही आपकी संजीदगी नहीं है तो राष्ट्र और राष्ट्रता के प्रति क्या संजीदगी हो सकती है? जपेंद्र जी सवाल है, ठीक है, ये हमें चलिए अब सुनिए, ठीक है जपेंद्र जी, जपेंद्र जी मुझे लगता है अब आप बोल चुके होंगे कम से कम। ठीक है जपेंद्र जी, अब सुनिए, आप जो विपक्ष से उम्मीद रख रहे हैं कि भाई जब आप कोई एक इवेंट कर रहे हैं, आपकी ओर से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्रदेश रजत जयंती मना रहा है, अभी वर्तमान में आप ही की ओर से ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, उसमें पूरी सहभागिता है, लेकिन क्या उसमें विपक्ष बोलना बंद कर दे, आपके मन मुताबिक बातें करने लग जाए, आपकी उपलब्धियां जो आप गिना रहे हैं उसमें तालियां बजाने लग जाए? क्या उसकी सिर्फ इतनी भूमिका है? नहीं, पहले सुनिए, आपने यही पूरे जवाब में आपने क्या बोला? मैंने आपसे क्या पूछा था और आपने क्या जवाब दिया? मैंने यही कहा ना भाई, गैरसैंण को लेकर आपके मुंह से शायद आपके जवाब में 1-2 बार गैरसैंण का नाम भी ना निकला हो। मेरा सवाल क्या था, हम चर्चा क्या कर रहे हैं, राजधानी क्यों नहीं है प्रदेश के पास में? मेरा सवाल ये था, आपने बताया कि लोगों से का व्यवहार चाहिए, लोगों को अच्छे से बिहेव, सबको पता है सर। आप ये बताइए राजधानी कहाँ है? आपने कहा आप दिल है देश का। अब आशीष जी 2 लोग एक साथ नहीं सर, प्लीज रुकिएगा। जपेंद्र जी को पहले सुन लीजिए, बोलिए जपेंद्र जी। राजधानी गैरसैंण को डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके प्रदेशवासियों को राजधानी गैरसैंण देने का अगर किसी के अंदर मादा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कितने और इंजन आपको चाहिए होंगे ये अनाउंस करने के लिए कि भाई गैरसैंण में हम बना देंगे? आपने फलाने बड़े आपने काम कर डाले, आपने उत्तराखंड को यूसीसी वाला पहला राज्य बना दिया, आपने बहुत कुछ पहली बार कर दिया, आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक मतलब बेसिक चीज की अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है तो आप वो बताइए। पार्टी बनाएगी नहीं तो कितने और साल आप चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को स्वीकारा, लेकिन आपकी पार्टी कितना काम करेगी और कब करेगी? आप कितने सालों से है? आपको तो किसी अब क्या मतलब कोई और इंजन भी चाहिए? डबल इंजन की आपकी सरकार है। ये सवाल निश्चित तौर पर जायज बनता है कि कब, लेकिन बहुत जल्द
भारतीय जनता पार्टी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर उत्तराखंड वासियों को राजधानी, स्थायी राजधानी का तोहफा गैरसैंण में देने का वादा रखती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो और ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहाँ थी सर? कितने साल आप बताइए ना कि क्या इतने साल लगते हैं देहरादून में है भारतीय जनता पार्टी करने में? हाँ, पहाड़ चढ़ना किसको है भाई? हर कोई आसानी चाहता है, यही वजह है कि आपसे अब तक नहीं किया गया। अभी तक ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास तो ये वाला एक्सक्यूज भी है कि कम से कम भैया हमको उसके बाद सरकार में हम नहीं थे। आपके पास तो वो भी नहीं है। उन्होंने तो रेडी भवन भी आपको दे दिया था, आपको तो ऐलान करना था, आपसे वो भी नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी वो मादा रखती है। निश्चित तौर पे गरिमा जी, इतने सालों से क्यों नहीं? क्या इसका जवाब है? इतने सालों से जो विकास की रफ्तार वहां तक नहीं पहुंच पाई, जो तेज नहीं हो पाई गैरसैंण। अभी थपलियाल साहब ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, कोई स्कूल नहीं है वहां पर, कोई एम्स नहीं है। इन सारी चीजों से जो उसको हाशिए पर लेकर गए आप, ये इसी वजह से तो, क्योंकि राजधानी होती तो शायद तस्वीर अलग होती, ये सब जानते हैं। तो इसका दोषी को किसको माना जाए? निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के, राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी योजना होती है, उस पे निश्चित तौर पर हम चुके हैं। लेकिन भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहां एक राजधानी के प्रॉपर डेवलपमेंट को लेकर, उस पे निश्चित तौर पर कार्य शुरू हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले भविष्य में गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित कर को निश्चित तौर पर। ठीक है, जल्दी से, ठीक है, चलिए आप जो अब आशीष जी को सुनते हैं, उसके बाद देवचंद जी, उसके बाद आपके पास में आते हैं। आशीष जी को पहले सुन लेते हैं। आशीष जी बोलिए, देवचंद जी आएंगे, इसके बाद आपके पास ही आएंगे। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जपेंद्र उत्तराखंड जी ने जो बातें कही है वो बिल्कुल बिना सिर पैर की है। उनका कोई लॉजिक नहीं है और ना ही उनको अनुमति है कहने की। सेम ये बात इनके पार्टी का अगर एक भी नेता बोल दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ, वास्तव में बीजेपी के पदाधिकारी बनने लायक हैं। विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय जैसे लोग जो आपकी पार्टी में बैठे हैं, क्योंकि जो सरकार के निकम्मेपन को ढकने के लिए उत्तराखंड में आग लगाने को तैयार बैठे हैं, वो आप जैसे, आपने जब भी जो फूल झड़ी जैसी बातें कही हैं, झूठ बोला है, यहाँ पर कभी शर्म भी महसूस कर लिया कीजिए कि आप लोग इतना झूठ बोलते हैं। गैरसैंण को राजधानी आपकी पार्टी ने नहीं बनाया, 57 और 47 विधायकों की सरकार आपकी थी, आपने बनाया नहीं है। आपको किसने मना किया? जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर अपने मैनिफेस्टो में घोषित कर रही है तो आप तो एक सदन में ऑर्डिनेंस लाते और पूरा सदन आपके साथ खड़ा होता। कौन मना कर रहा था आपको गैरसैंण बनाने से? गैरसैंण को आप मुख्य राजधानी बनाइए और आपको अगर कार्यवाहक राजधानी की जरूरत है तो आपसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ, रायपुर में राजधानी बनाने की सलाह किसने दी थी भारतीय जनता पार्टी को? जरा उस आदमी को भी ढूंढ कर दे दीजिए। चलिए, ठीक है, अभी जवाब लेंगे। जपेंद्र जी आएंगे आपके पास में, देवचंद जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। देवचंद जी, जपेंद्र जी आखिरी रिएक्शन लेंगे, अभी रुक जाइए। देवचंद जी आप बोलिए। गरिमा जी, पहले तो मैं, जपेंद्र जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। पहले तो उन्होंने हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन पर राम कथा बचने का जो शब्द बोला है वो बिल्कुल बहुत ही गलत है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अब आता हूँ मैं दूसरी बात। शायद जपेंद्र जी को ये पता नहीं है कि हम रजत जयंती वर्ष में जा रहे हैं कि रजत जयंती मना रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि हम रजत जयंती वर्ष में, तो हम जो है 9 नवंबर 2024 में के बाद 10 नवंबर को प्रवेश कर गए थे। अब अभी भी ये प्रवेश ही कर रहे हैं तो इनका मुझे नहीं पता चलता। अब आगे आता है एक और सवाल, न तो 9 मन तेल होगा न तो राधा नाचेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे इनको मरीज लाने के लिए स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक रात में कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का ढोल सर, जब राजधानी बन जाए तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर लीजिएगा, पहले तो राजधानी बन जाए ना। ठीक है, वाली बातें हमसे न बोले, हम क्रांतिकारी हैं, ठीक है, वो तुरंत उस पर कार्रवाई की आशा चाहते हैं। तो जपेंद्र जी आप समय नष्ट करके ऐसी बातें ना बोलिए। मैं आपको बता रहा था कि हमको मिला क्या नहीं मिला। अभी सारी बातें हमारे खंडूरी जी ने बोल दिया, थपलियाल जी ने बता दिया, और मैं कई बातें यहाँ पर सैनी जी की भी बहुत बातों से सहमत इसलिए भी हूँ कि उन्होंने जो तो बोला कि कम से कम हमने एक विधानसभा का जो मूलभूत। चलिए, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सर, थपलियाल साहब को सुन लेते हैं। चलिए, थपलियाल साहब को सुन लेते हैं। जपेंद्र जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। थपलियाल साहब, बीजेपी में ही वो मादा है कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना सकते हैं, लेकिन अब तक ये मादा दिखाया क्यों नहीं गया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तो तमाम जो, अगर भाजपा वास्तव में
चिंतित है कि यहाँ पे राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो प्रधानमंत्री जी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो मूलभूत समस्याएं पहाड़ की हैं उसको कभी नहीं सॉल्व करते प्रधानमंत्री जी, हमने देखा है। लेकिन आ रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए कि अगर मैं उच्च हिमालय में बद्रीपुरी और केदारपुरी बना सकता हूं, तो उसी हिमालय में मैं गैरसैंण को, जो कि एक डिमांड है, उन शहीदों की मांग है, उत्तराखंडियों की मांग है कि वहां पे पहाड़ में एक राजधानी हो, क्योंकि जो अगर हमें उत्तराखंड को एक सुंदर राज्य बनाना है तो हमें जेनेवा और जूरी जैसे शहर की जरूरत है। हमारे पास मरे हुए शहर हैं, हमको एक जिंदा शहर गैरसैंण को बनाना है और वही हमारी राजधानी होगी। हजारों करोड़ प्रधानमंत्री जी ड्रोन से देख रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ को। केदारनाथ में उच्च हिमालय में नहीं छेड़छाड़ होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां 6-7 मंजिलों की बिल्डिंग गुजरातियों की बन चुकी है, होटल बन चुके हैं केदारनाथ में। दुख होता है, हमें दुख होता है कि बद्रीनाथ में क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है उच्च हिमालय में, नहीं होना चाहिए। लेकिन गैरसैंण की तरफ प्रधानमंत्री पीठ करके क्यों बैठे हुए हैं, ये सवाल पूछेंगे हम। अगर प्रधानमंत्री थोड़ा भी संवेदनशील है या फिर तमाशा करने आ रहे हैं एफआरआई में, जैसे पहले 2 बार आए हैं। योगा दिवस, उस योगा के बाद ढक्कन लग गया उस एफआरआई के अंदर, कोई घुस ही नहीं सकता वहां। उसके मतलब किस तरह के तमाशा, दूसरा इन्वेस्टमेंट समिट उसी एफआरआई के अंदर, और तीसरी बार फिर हमें झूठ बोलने के लिए, हमें धोखा देने के लिए उसी एफआरआई में आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो 9 तारीख को आना चाहिए था, 9 तारीख नवंबर को हमारा स्थापना दिवस है, हमारा 11 नवंबर को नहीं है। ठीक है, जपेन जी को आप सुन लेते हैं। ठीक है, जपेन जी को सुन लेते हैं। जपेन जी जल्दी से आखिरी रिएक्शन। पार्टी, ये बहुत दुख की बात है। जपेन जी क्या कहना चाहेंगे? सुन लिया आपने सबको। हमारे थपलियाल जी बहुत शालीनता से शुरू होते हैं और धीरे धीरे फिर पता नहीं क्यों इनका बीपी चढ़ जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर आप कहेंगे तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पूर्णकालीन राजधानी गैरसैंण होगा इस उत्तराखंड की, और ये हम पूरे विश्वास से और पूरे भाव से कह रहे हैं। और शीतकालीन राजधानी के रूप में देहरादून रहा करेगी। ठीक है, शीतकालीन राजधानी के समय पे यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सरकार की योजना है, मंशा है, उसी दिशा में आगे बढ़ने का पूरी तरह से वो कदम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें विलंब हो रहा है, उस विलंब को लेकर निश्चित तौर पर आप जितने ताने मारना चाहें, जितना उपहास उड़ाना चाहें, कैसे कर रहे हैं? विनोद चमोली तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब प्लीज आप आशीष जी प्लीज रुक जाइए। अरे यार आशीष जी, आपकी बारी आएगी, हम सुनेंगे ना। काहे परेशान हो रहे हो? काहे परेशान हो रहे हो? चलिए सर, देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर भाजपा इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आने वाले वक्त में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, या अगर ग्रीष्मकालीन भी बनाया जाता है तो कम से कम एक औपचारिक ऐलान हो और जिस स्तर की सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए उनका भी काम किया जाए। शुक्रिया आप सभी का। वक्त की कमी के चलते मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।